एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग इस सेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे और टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जाम के बाद फिर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे इन टॉपिकों पर। लेकिन अभी टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में उसका काफी लाभ मिले। ओके, और लगभग जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं लगभग ये क्वेश्चंस आपको मिल जाए और मिलेंगे भी, श्योर एज सर्टेन। ओके, क्योंकि हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, अथवा इसका एक अन्य और नाम है संधव सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नाम पर भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आपको दो नाम दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता अथवा संधव सभ्यता। तो इन दोनों नामों पर भी डिस्कस कर लेंगे और टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में फर्स्ट टाइम हमें मैसेज कौन दिया, जानकारी किस विद्वान ने दिया? तो चार्ल्स मेसोन अथवा चार्ल्स मिशोन ने दिया 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसोन ने इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। ओके, इसके बाद आगे चल करके यहाँ पर हम लोग डिटेल पहले टू द पॉइंट देख लेते हैं, फिर बीच के पॉइंट्स आप लोगों को हम समझा देंगे। तो 1826 में चार्ल्स मेसोन ने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन अथवा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी दिया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके 1921 ईस्वी में ओके हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई। फर्स्ट टाइम किस स्थल का की खुदाई कराई जाती है यानी किस स्थल का एक्सकवेशन होता है? तो वह है हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पन साइट या हड़प्पा स्थल की खुदाई होती है। कब होती है? 1921 में। और खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में इस स्थल की हड़प्पा साइट की खुदाई होती है। ओके, आगे उस समय जो पुरातत्व विभाग के निदेशक थे यानी डायरेक्टर थे जॉन मार्शल साहब थे। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कि जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इस हड़प्पा सभ्यता की इस हड़प्पा साइट की स्थल की खुदाई 1921 में हुई। ओके, यह पहला स्थल है। ओके, इसलिए इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये बातें क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो साइट जो है यह दूसरा स्थल है। ओके, इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में होती है और इसकी खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति हैं विद्वान हैं राखाल दास बनर्जी हैं। तो राखाल दास बनर्जी के देख रेख में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई हुई और उस समय भी पुरातत्व विभाग के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था उसके डायरेक्टर जो थे जॉन मार्शल साहब ही थे। ओके, तो जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में हड़प्पा स्थल की भी खुदाई हुई और मोहनजोदड़ो स्थल की भी खुदाई हुई और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति थे पर्सन थे राखाल दास बनर्जी थे। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तमाम स्थल मिलने लगे और तमाम स्थलों की खुदाई हुई, लेकिन यहाँ पर अब उन सभी स्थलों की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इस मैप पर हम लोग देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है। ओके, ये इंडिया का मैप है और इस मैप में हम लोग देखेंगे तो संधव सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है यह हम लोग देख लेते हैं और संधव सभ्यता के स्थल देख लेते हैं। मतलब पूर्वी स्थल कौन है, पश्चिम का स्थल कौन है, नॉर्थ यानी उत्तर का स्थल कौन है, साउथ यानी दक्षिण का स्थल कौन है। ओके, इसके आधार पर तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद जाकर फील्ड एरिया पर डिस्कस हम लोग करते हैं। तो देखिए, संधव सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर है और यह वर्तमान में देखा जाए प्रेजेंट यानी उत्तर प्रदेश में है यानी यूपी में है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यूपी के मेरठ जनपद में या डिस्ट्रिक्ट में है और यह संधव सभ्यता का यह स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए यूपीपीसीएस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है।
ओके, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा साइट है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर है। ओके, और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन रिवर। ओके, हिंडन रिवर के किनारे यह साइट यानी स्थल स्थित है। और यह हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, यानी यमुना नदी की यह सहायक नदी है। ओके, तो मेरठ जनपद में उत्तर प्रदेश में यह सबसे पूर्वी स्थल है, ईस्ट का ध्यान रखना है, यानी पूरब का यह स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल सिंधु सभ्यता का। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया जाए कि इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे वेस्ट यानी पश्चिमी स्थल कौन है पश्चिम का? तो सुतका गेंडोर है। ओके, सुतका गेंडोर कहां पड़ता है? वर्तमान में सुतका गेंडोर पाकिस्तान देश में हो गया है, यानी पाकिस्तान में देश में चला गया है, बलूचिस्तान प्रांत में है। ओके, और दास्क रिवर के किनारे है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर, यह वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगला पॉइंट है कि इसका उत्तरीय स्थल, सबसे नॉर्थ का स्थल कौन है? उत्तर का साइट स्थल, तो यह है मांडा। ओके, तो सिंधु सभ्यता का उत्तरीय स्थल मांडा है और वर्तमान में यह कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में यानी राज्य में स्थित है। और चेनाब रिवर, चेनाब नदी के किनारे यह स्थल स्थित है। ओके, और इसका दक्षिणी स्थल हम लोग देख लेते हैं, यानी साउथ का, तो दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। और दायमाबाद कहां पर है? वर्तमान में यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र में है। और यह दायमाबाद और किस नदी के किनारे है? प्रवरा रिवर, तो प्रवरा नदी के यह किनारे है। और प्रवरा रिवर जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपसे जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट हम लोग देखें कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे स्थित है, उत्तरी स्थल चेनाब नदी के किनारे है, वह है मांडा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। इसका साउथ का स्थल है, दक्षिणी स्थल है दायमाबाद, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में और प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और प्रवरा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ओके, इस प्रकार अगर हम लोग देखा जाए तो वर्तमान में सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार, या 3 देशों में दिखाई पड़ता है। ओके, कि कहां पर? इंडिया यानी भारत में। इसके बाद आप यह देखेंगे पाकिस्तान आ जाएगा, इधर पाकिस्तान आ जाएगा। ओके, पाकिस्तान, और यह अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और यह इंडिया हो गया। 3 देशों में यह फैला है, मतलब सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। ओके, अफगानिस्तान में जो स्थल है मुंडी गाक और सुरतगोई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 स्थल जो है, साइट जो है पड़ते हैं अफगानिस्तान में, मुंडी गाक और सुरतगोई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे हमेशा पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये पश्चिमी स्थल है। इस प्रकार अब देखा जाए तो भारत में भी आप एक क्वेश्चन है दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग कि भारत के कितने स्टेट यानी राज्यों में यह सभ्यता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र एक राज्य हो गया, सबसे साउथ का जो राज्य है महाराष्ट्र में दायमाबाद स्थिति है। इसके बाद गुजरात में पड़ता है, यह दूसरा राज्य हो गया इसका सिंधु सभ्यता का। और इसके बाद राजस्थान है, राजस्थान तीसरा स्टेट हो गया, राज्य हो गया। इसके बाद पंजाब है, हरियाणा है। ओके, तो हरियाणा को हम लोग 4th स्टेट कर लेते हैं, पंजाब को 5th कर लेते हैं, 5वां राज्य हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हरियाणा के बाद देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को हम लोग 6 यानी 6ठा राज्य मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ यूपी है, यूपी को 7वां। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का जो विस्तार भारत के 7 स्टेट यानी राज्यों में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कौन कौन एक बार फिर देख लीजिए। ऊपर से जम्मू कश्मीर हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया पूर्व में, उत्तर पूर्व में। इसके बाद पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र। इतने राज्यों में सिंधु सभ्यता के
साइट अथवा स्थल मिले हैं, जबकि बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अभी कोई स्थल नहीं मिला है संधव सभ्यता का। में भी भविष्य में मिल सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है। इसके बाद हम लोग देखा जाए तो दिल्ली में भी कोई अभी नहीं मिला है संधव सभ्यता का स्थल। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यह संधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। अब यहाँ पर देख लिया जाए कि भौगोलिक विस्तार इसका 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो इसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार यह देखेंगे तो यह त्रिभुजाकार है। ओके, संधव सभ्यता का जो विस्तार है वह त्रिभुजाकार है। तो यह आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो यह त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो स्थल है इतने जो क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो लगभग में हम लोग देख लेंगे कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग हम लिख देते हैं, इसलिए लगभग क्यों, क्योंकि 19,99,000 समथिंग है। तो हम लोग लगभग में 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया, भौगोलिक क्षेत्र हम लोग पाते हैं या देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि कुल स्थल अभी तक जो खोजे गए हैं वह 1435 स्थल, यानी वर्तमान में देखा जाए तो इससे भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। और आज भी यहाँ पर एक्सकवेशन यानी खुदाई का कार्य जारी है, चल रहा है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संधव सभ्यता के कुल 917 स्थल जो है सिर्फ सरस्वती अथवा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक जो स्थल थे सरस्वती अथवा उसी का नाम घग्गर रिवर भी है, इस नदी के किनारे स्थित थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग संधव सभ्यता के इंपॉर्टेंट यानी प्रमुख स्थल देख लेते हैं और वह किन नदियों के किनारे स्थित है। यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ हम लोगों ने स्थल लिखा है, दूसरी तरफ यह रिवर यानी नदी का नाम लिखा है। ओके, तो पहला जो साइट है हड़प्पा, जो हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान देश में चला गया है। तो हड़प्पा साइट जो है स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो जो दूसरा साइट था, स्थल था, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यह भी पाकिस्तान में चला गया है। तो यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चान्होदड़ो यह भी पाकिस्तान में चला गया, सिंधु नदी के किनारे यह भी स्थित है। इसके बाद कालीबंगा यह उत्तर प्रदेश यह भारत में स्थित है और यह भी राजस्थान। ओके, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो भारत में और राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कालीबंगा ओनली वन साइट है, यानी एक ही स्थल राजस्थान में पाया गया है अभी तक, वो है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। अगला है कोट दीजी, यह भी सिंधु नदी के किनारे है। अगला है रंगपुर साइट, यह मादर नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है, मादर नदी के किनारे। अगला है रोपड़ स्थल, इंपॉर्टेंट है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। ओके, अगला स्थल है साइट है इंपॉर्टेंट लोथल, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लोथल, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात राज्य में यानी स्टेट में स्थित है। ओके, अगला जो साइट है स्थल है बड़वाली है और यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी जीआईसी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बड़वाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। अगला है हुलास, यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है बड़ा गांव, बड़ा गांव भी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ यह दोनों स्थल तो कोड आपको कर लेना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, हुलास और बड़ा गांव, यह दोनों जो साइट है यह भारत में, वह भी उत्तर प्रदेश। ओके, हिंडन नदी के किनारे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो साइट स्थित है आलमगीरपुर है, इसके बाद हुलास है और बड़ा गांव। तो आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव यह तीनों साइट हिंडन नदी के किनारे स्थित है और वह भी उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला साइट है मालवड़, यह गुजरात में पड़ता है,
ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो यह प्रमुख जो स्थल थे नदियों के किनारे स्थित है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अथवा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि इसके पूर्व हम लोग संधव सभ्यता के ओरिजिन यानी उद्भव, उसका जाग्रफिकल एरिया यानी विस्तार और उसके प्रमुख स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है, यह हम लोग देख लिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग उन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो संधव सभ्यता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं या इसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता, उनको हम लोग टू दी पॉइंट देखते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं या पूछे जाते हैं। ओके, तो विशेषता में हम लोग देखते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता था अथवा संधव सभ्यता, यह पहली विशेषता इसकी है कि यह नगरीय सभ्यता थी। ओके, यह नगरीय सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता से तात्पर्य यह अपने विकसित रूप में मिली है या विकसित स्वरूप में मिला है। ओके, और इसलिए और जहां पर जैसे कृषि प्रधान जो क्षेत्र होता है, एग्रीकल्चर जो लैंड अधिक होता है, या कृषि प्रधान जो क्षेत्र होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि रूरल एरिया जहां पर होती है, वहां पर हम लोग कम विकसित उसे मानते हैं, यानी विकास की प्रारंभिक अवस्था उसे मानते हैं। लेकिन संधव सभ्यता में कृषि यानी एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य मिले हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कृषि के साथ साथ नगर जो है विकसित रूप में मिले हैं, यानी ग्रामीण बस्तियों के कंपैरिजन में जो नगर मिले हैं वह काफी विकसित मिले हैं। इसलिए इससे यह अनुमान लगता है या ज्ञात होता है कि संधव सभ्यता अपने विकसित रूप में थी, इसलिए वह नगरीय सभ्यता कही जाती है। ओके, तो पहला पॉइंट है कि संधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लगभग सभी स्थलों से दो टीले का साक्ष्य मिला है। ओके, यानी एक को कहते हैं नगर टीला और दूसरे को कहते हैं दुर्ग टीला। दुर्ग को इंग्लिश में सिटाडेल भी कहते हैं और इसे लोअर सिटी के नाम से भी जाना जाता है या निचला नगर के नाम से भी इसे कहा जाता है। ओके, निचला नगर के नाम से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संधव सभ्यता के जो स्थल थे दो भागों में डिवाइड थे। ओके, दो भागों में, एक नगर टीला और दूसरा दुर्ग टीला। नगर जो टीला था वह ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में स्थित था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और दुर्ग जो था पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट दिशा में स्थित था। ओके, तो दुर्ग और नगर दो भागों में डिवाइड हमें दिखाई पड़ता है। नगर पूर्व दिशा में स्थित था और दुर्ग पश्चिम दिशा में स्थित था। नगर में जन सामान्य लोग निवास करते थे यानी कॉमन पीपुल। ओके, और दुर्ग में जो है कोई विशेष पर्सन या व्यक्ति निवास करता था, जो इन संधव सभ्यता के रूल रेगुलेशन या आप कह सकते हैं कि इसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक स्थल पर लगभग दो टीले पाए गए, नगर टीला, दुर्ग टीला। नगर टीला पूर्व दिशा में स्थित था, दुर्ग टीला पश्चिम दिशा में था। ओके, लेकिन एक अपवाद भी हमें दिखाई पड़ता है। अपवाद हर जगह आपको देखने को मिलेगा, वह है धौलावीरा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि धौलावीरा यहाँ पर टीला का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए कर लिया जा रहा है। धौलावीरा एक साइट है, वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर 3 टीले का साक्ष्य मिला है। ओके, यहाँ पर धौलावीरा जो साइट था, धौलावीरा साइट डिवाइड इनटू 3 पार्ट, यानी यहाँ पर 3 टीले दिखाई पड़ते हैं या 3 भाग में डिवाइड था। 2 पूर्व में नगर, अब देखिए यहाँ पर भी पूर्व में नगर ही था, सिस्टम वही था जो नगर बसाने का था, पूर्व दिशा में नगर, इसके बाद पश्चिम में दुर्ग था पश्चिम दिशा में। लेकिन यहाँ पर एक जो मिडिल टाउन था मध्य नगर के भी नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर 3 टीला था, 2 नगर के रूप में था, एक दुर्ग के रूप में था। तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संधव सभ्यता का कौन से सा स्थल है या कौन सा स्थल था जहां पर 3 टीले का साक्ष्य मिला है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अन्य जगह लगभग 2 ही टीले का एविडेंस साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ओके, लेकिन जो
नियम था, सिस्टम था बसाए जाने का, वह यही था कि पूर्व दिशा में नगर था और पश्चिम दिशा में दुर्ग था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगले पॉइंट पर हम आ जाते हैं। अगला पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा साइट है, स्थल है, यहाँ से क्या क्या मिला है। तो यहाँ से अन्नागार मिला है और ग्रेनरीज जिसे कहते हैं, और श्रमिक आवास मिला है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी लेबर हाउस का भी साक्ष्य मिला है, यहाँ से लेबर हाउस प्राप्त हुआ है, अन्नागार मिला है और अनाज कूटने के चबूतरे मिले हैं। तो यह 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अन्नागार का साक्ष्य मिला, अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिला, अनाज कूटने के चबूतरे मिले। ओके, इसके बाद अगला जो साइट है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला है और इसके बाद सभा भवन का साक्ष्य मिला है, सभा भवन यानी मीटिंग हॉल का साक्ष्य मिला है। इसके बाद बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार से तात्पर्य है ग्रेट बाथ। ओके, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे पूछा जाता है। ग्रेट बाथ का साक्ष्य मिला, मीटिंग हॉल सभा भवन का साक्ष्य मिला या सभा भवन मिला है, अन्नागार मिला है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि यहाँ से पाशुपत शिव की प्रतिमा मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सील पर यानी मुहर पर एक गॉड की जो प्रतिमा मिली है, जिसे लॉर्ड शिवा कहा जाता है या फिर पाशुपति शिव कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाशुपत शिव का चित्र अंकित है एक सील पर, मुहर पर, और जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस मुहर पर कुछ वाइल्ड एनिमल के चित्र बने हुए हैं। वह वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर है, व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा है। ओके, और पैर के पास डियर यानी हिरण है। तो इन जंगली जानवरों का एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और दाहिने तरफ राइट हैंड व्याघ्र हाथी का चित्र अंकित है और जो बाएं तरफ है लेफ्ट हैंड वह गैंडा और भैंसा है और पाद यानी पैर के पास क्या है, हिरण का चित्र अंकित है। और यह योगी रूप में यानी मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए हैं और इनके सिर पर यानी फोरहेड पर 3 लिपियों का जो अक्षर अंकित है, लेकिन अभी तक यह पढ़ा नहीं गया है। संदर्भ सभ्यता की हम लोग लिपि पर डिस्कस करेंगे। इस संदर्भ सभ्यता से जो लिपियां हमें पाई गई हैं, मिली हैं, वह अभी तक उसका वाचन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सका है, यानी रीडिंग अभी नहीं की गई। ओके, तो क्या लिखा गया है अभी तक यह पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पाशुपत शिव की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। इसी आधार पर यह पता लगता है, आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैव संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अथवा हड़प्पन सिविलाइजेशन संदर्भ सभ्यता में पहली बार शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं सनातन धर्म हिंदू में या हिंदू धर्म में 2 ब्रांच हमें दिखाई पड़ते हैं धर्म में, मुख्य रूप से शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय उसे कहा जाता है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, इनके अनुयायी होते हैं। और वैष्णव धर्मावलंबी जिसे कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय उसे कहते हैं जिसमें भागवत, वासुदेव अथवा भगवान कृष्ण की पूजा या विष्णु के समर्थक। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें भगवान विष्णु के समर्थक या भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वासुदेव कृष्ण की पूजा की जाती है, और यहाँ पर जो शैव संप्रदाय है उसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो अगर इन दोनों संप्रदायों में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कौन है, तो वह शैव संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि वैष्णव धर्म के बारे में एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी संदर्भ सभ्यता में नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हमेशा पूछा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो से कांसे की यानी ब्रांज की कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है, यानी डांसिंग गर्ल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह 14 सेंटीमीटर कांसे की मूर्ति नृत्यरत है, यानी डांसिंग गर्ल का एविडेंस पाया गया है, यानी मूर्ति मिली है वह ब्रांज की यानी कांसे की निर्मित है। इसीलिए संदर्भ सभ्यता में, संदर्भ सभ्यता में जो कांसे की वस्तुएं हैं वह अधिक मिले हैं,
बर्तन भी मिले हैं, खिलौने भी मिले हैं। ओके, इसीलिए इसे संदर्भ सभ्यता को कांस्य कालीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से पुरोहित आवास का भी साक्ष्य मिला है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास का भी साक्ष्य मिला है और पुरोहित आवास का जो हमें एविडेंस प्राप्त हुआ है, साक्ष्य मिला है, वह ग्रेट बाथ यानी बृहद स्नानागार के पास मिला है। ओके, और यहाँ पर अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला अथवा इविल ऑफ माउंट, भूत प्रेतों के टीला के भी नाम से जाना जाता है। ओके, और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से हमें कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी समाधान की विधियां हमें नहीं प्राप्त हुई हैं, यानी अपितु यहाँ से सबसे अधिक नर कंकाल पाए गए हैं, यानी मानव कंकाल पाए गए हैं, तो 42 यानी लगभग 42 नर कंकाल यहाँ से पाए गए हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, अगले साइट पर चान्हुदड़ो को हम लोग देख लेते हैं। तो चान्हुदड़ो भी इंपॉर्टेंट साइट है। चान्हुदड़ो को आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संदर्भ सभ्यता का कौन सा स्थल जो औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था, तो वह चान्हुदड़ो था। क्यों था? क्योंकि चान्हुदड़ो में फैक्ट्री के साक्ष्य मिले हैं, यानी कारखाने का साक्ष्य मिला है, कारखाने का साक्ष्य मिला है। और किस चीज का कारखाना था, यानी कारखाने में कौन सी वस्तु निर्मित होती थी, यह भी इंपॉर्टेंसी है। तो मनके बनाया जाता था, यानी बीड्स। तो मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है, कहां पर? चान्हुदड़ो। और यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान देश में चला गया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। और यहीं से आप देखेंगे तो काजल के भी साक्ष्य मिले हैं, यहीं से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं, तो यहीं से पाउडर के भी साक्ष्य मिले हैं, इसी यहीं से कब यानी कंघी के भी साक्ष्य मिले हैं, मिरर दर्पण के भी साक्ष्य मिले हैं। ओके, इसका मतलब यह है कि चान्हुदड़ो स्थल ऐसा है जहां से प्रसाधन की वस्तुएं अधिक मात्रा में पाई गई हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले साइड पर हम लोग आते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान में स्थल है और राजस्थान में ओनली वन साइट है। कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ से काले रंग की चूड़ियां अधिक मात्रा में पाई गई हैं, मिट्टी की बनी हुई। ओके, तो इसी आधार पर काले रंग की जो चूड़ियां यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई गई हैं, इसी आधार पर इसे कालीबंगा कहा गया है, नाम पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी फ्रोड लैंड का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेत के साक्ष्य का मतलब कि हल से जुताई की हुई फील्ड का एविडेंस हमें मिला है। ओके, यानी फील्ड का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से इस खेत से 2 फसलों के बोए जाने का भी प्रमाण मिला है। नंबर 1 चना और नंबर 2 सरसों, यानी ग्राम एंड मस्टर्ड सीड। 2 फसल उगाए जाने का साक्ष्य मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा से जूते हुए खेत का हमें साक्ष्य मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। यज्ञ कुंड का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि संदर्भ सभ्यता में भी यज्ञ का प्रचलन था। ओके, यज्ञ का प्रचलन था, और यज्ञ का प्रचलन था तो हमें यह भी पता लगता है, अभी हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में देखा है पुरोहित आवास का साक्ष्य, यानी पृष्ठ हाउस का भी हम लोगों ने एविडेंस पाया, साक्ष्य पाया। इसका मतलब यह है कि संदर्भ सभ्यता में पुरोहित लोग होते थे और पुरोहित लोगों के द्वारा ही धार्मिक क्रियाकलाप को संपादित कराया जाता था। ओके, इसलिए यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य, इसका मतलब कि वह लोग धार्मिक क्रियाकलापों में उनके यज्ञ का विधान था। और यज्ञ किससे संपन्न कराया जाता था, या धार्मिक जो क्रियाकलाप था किसके द्वारा संपादित कराया जाता था? बाय प्रीस्ट, यानी पुरोहित के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले साइड पर हम लोग आते हैं, सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा भी गुजरात में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट अभी और हम लोग देख लेते हैं। कालीबंगा में यहाँ से ऊंट की हड्डी के भी साक्ष्य मिले हैं। ओके, ऊंट के हड्डी के भी साक्ष्य पाए गए हैं, एग्जाम में कई बार यह पूछा भी गया है। अगला पॉइंट है, यहाँ से कब्र के भी साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ से कब्र के साक्ष्य पाए गए हैं, और एक कब्र में बच्ची को दफनाए जाने का व्यूरेट, यानी दफनाए जाने का एविडेंस हमें मिला है। और उसके मस्तक में छिद्र पाया गया है,
तो ऐसे ऐसा पता लगता है कि शल्य क्रिया के बारे में, सर्जरी के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी थी। ओके, यह इंपॉर्टेंट है। कहां से सर्जरी के बारे में, शल्य क्रिया के बारे में जानकारी मिलती है? तो कालीबंगा से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग सुरकोतरा। तो सुरकोतरा में हम लोगों ने देखा कि यहाँ से घोड़े के जबड़े का साक्ष्य मिला। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डी अथवा घोड़े के जबड़े का एविडेंस हमें कहां से प्राप्त होता है? तो वह सुरकोतरा साइट से या स्थल से प्राप्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। ओके, लोथल भी गुजरात में स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है यहाँ से बंदरगाह अथवा सी पोर्ट अथवा जिसे गोदीबाड़ा भी कहते हैं, गोदीबाड़े का हमें यहाँ से एविडेंस प्राप्त होता है। कहां से? लोथल से, यानी लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त होता है। और ऐसा पता लगता है जिससे यह ज्ञात होता है कि संधव निवासी का इंटरनेशनल जो व्यापार था वह लोथल से ही संपन्न किया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से डॉकयार्ड अथवा गोदीबाड़े का एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है। इसके बाद यहाँ से कृषि करने का भी साक्ष्य मिला है। कृषि में धान और बाजरे का भी साक्ष्य मिला है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल साइट से यानी स्थल से। ओके, तो चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है। अगला जो पॉइंट है, आटा चक्की का भी एविडेंस पाया गया है, यानी जो फ्रॉड मिल होता था उसके भी एविडेंस पाए गए हैं। यहाँ पर आटा चक्की का प्रमाण लोथल से पाया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ से फारस से व्यापार होता था, इस बात के भी प्रमाण मिले हैं। और इस बंदरगाह से होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से सील यानी मुहर प्राप्त हुई है, फारस की मुहर। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फारस की मुहर लोथल से प्राप्त हुई है। ओके, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से युगल समाधान का भी साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ से एक कब्र मिली है और कब्र में युगल समाधान यानी कपल को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सती प्रथा का साक्ष्य, विद्वान इसे सती प्रथा के रूप में देखते हैं कि संदर्भ सभ्यता में भी सती सिस्टम या सती प्रथा था। क्यों था? क्योंकि लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य में मिलता है, तो इसलिए सती प्रथा के प्रमाण के रूप में इस युगल समाधान को ये लोग देखते हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि इस लोथल साइट से, स्थल से एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिस पर ग्रेप्स यानी अंगूर और लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उनका भी हमें विवरण इस लोथल स्थल से प्राप्त होता है, या संदर्भ सभ्यता में पंचतंत्र की घटनाओं का भी हमें जानकारी या उल्लेख मिलता है। उस पर जैसे पंचतंत्र की घटनाओं चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग भी सुने होंगे कि लोमड़ी और अंगूर की जो एक शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है कि फॉक्स जो है, लोमड़ी जो है, ग्रेप्स अंगूर के गुच्छे को पाने का प्रयास करती है, जंप करती है, लेकिन जब उसे नहीं मिलता है तो फिर वह चली जाती है। और कहावत क्या है कि अंगूर खट्टा है, यानी जब उसे लक्ष्य नहीं मिल पाया या वह मिल नहीं पाया जिसका वो प्रयास की, तो बोली कि वह चीज हमारे लिए बेकार था। तो पंचतंत्र की घटनाओं के बारे में जो एविडेंस मिलता है वह लोथल साइट से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो कहां से एविडेंस मिलता है? लोथल से मिलता है। और एक मिट्टी के बर्तन पर अंगूर और लोमड़ी का चित्र अंकित है जिसे पंचतंत्र की कथानक का, ओके, पंचतंत्र की कहानी को प्रदर्शित करता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम लोग पॉइंट देखते हैं, बड़वाली। बड़वाली इंपॉर्टेंट है। बड़वाली से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, अथवा मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना, ऐसे आप कह सकते हैं, मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक भवन में, एक हाउस में धावन पात्र के साक्ष्य मिले हैं। धावन पात्र से तात्पर्य है वाश बेसिन। ओके, तो वाश बेसिन के साक्ष्य हमें मिले हैं बड़वाली से। तो यह इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है उनको हम लोग देखते जा रहे हैं। अगला साइट है राखीगढ़ी। ओके, अगला स्थल राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है। और राखीगढ़ी स्थल की खुदाई वर्तमान में जारी है। ओके, डेक्कन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के जो एंशिएंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं उनकी देखरेख में किया जा रहा है। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं,
इन लोगों द्वारा किया जा रहा है या इसकी खुदाई करवाई जा रही है वर्तमान में। और यह हरियाणा स्टेट में, राज्य में, जींद जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में इसका एक्सकवेशन जारी है, खुदाई जारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन अभी भी मिल रहे हैं। ब्यूरियल यानी कब्र के भी साक्ष्य मिले हैं, कब्र मिला है। और यहाँ से एक कब्र ऐसा मिला है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक कब्र ऐसा मिला है जिसे विद्वानों ने प्रेमी युगल का नाम दिया है। ओके, तो प्रेमी युगल का नाम दिया है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यानी एक कब्र में स्त्री और पुरुष को दफनाया गया है, और जो पुरुष कंकाल है यानी नर कंकाल है, वह स्त्री कंकाल की तरफ ऐसे करवट लेटे हुए दिखाया गया है। तो विद्वानों ने इसलिए इसे प्रेमी युगल का नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लोथल से हम लोगों ने देखा था युगल समाधान का साक्ष्य सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, लेकिन यहाँ से प्रेमी युगल का साक्ष्य राखीगढ़ी से, और राखीगढ़ी की खुदाई वर्तमान में जारी है, अभी हाल में ही यहाँ से मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में जींद जिले में प्रेमी युगल का एक कब्र मिला है जिसे प्रेमी युगल का नाम दिया गया है। ओके, मिट्टी के बर्तन इत्यादि अन्य भी एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुए हैं, भवन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है धौलावीरा, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है या पॉइंट्स है। ओके, अगला जो है धौलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में यह गुजरात स्टेट में है, गुजरात राज्य में है, और कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात में। और यहाँ पर भी जो अब इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ पर फिर हम लोग कर लेते हैं कि लगभग सभी स्थानों से 2 टीले के वी फाउंड, जो हमें एविडेंस मिले हैं वह 2 टीले का मिले हैं, यानी एक नगर टीला, एक दुर्ग टीला। लेकिन यहाँ से हमें 3 टीले का साक्ष्य मिल रहा है, यानी वी फाउंड 3 माउंट, 3 टीले का हमें साक्ष्य यहाँ से मिला है। और पूर्व में नगर टीला, नगर की बनावट उसी रूप में है, उसी नियम पर आधारित है, पूर्व में नगर है। मध्य और पश्चिम में सिटाडेल है, यानी दुर्ग टीला है, दुर्ग मिला है। और मध्य में भी नगर मिला है जिसे अवम नगर अथवा मिडिल सिटी अथवा मध्य नगर के नाम से जाना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि धौलावीरा में 3 टीला मिला है, 2 पर नगर मिला है, बसा हुआ था, और 1 पर दुर्ग टीला मिला है। ओके, और दुर्ग में कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर राजतंत्र सिस्टम जो भी रहा हो, राजनीतिक व्यवस्था पर अभी क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जो भी रहा हो, राजतंत्र रहा हो, राजा रहता होगा, या फिर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा संत और सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि का को ही देख रेख की जाती रही होगी। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है धौलावीरा से, यहाँ से भवन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो भवन के साक्ष्य तो सभी स्थानों से मिले हैं, सभी साइड से मिला है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंस यह है कि यहाँ पर जो भवन है उनमें पत्थरों का प्रयोग किया गया है, यानी ब्रिक्स के स्थान पर, ब्रिक्स का मतलब कि जो मिट्टी के बने या पक्की ईंटी के, या ऐसे आप कह सकते हैं ईंट, तो पक्की ईंट और कच्ची ईंट का प्रयोग भवनों में किया गया है संत सभ्यता से। लेकिन यहाँ पर भवनों में ईंट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, और वह भी तरासे गए पत्थर। ओके, तो जो स्टोन है ब्रिक्स साइज में, वह तरासे गए पत्थर के रूप में यहाँ पर भवन बनाए गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि संत सभ्यता के किस स्थल पर पत्थर के भवन का निर्माण किया गया है या पत्थर के भवन बनाए गए हैं, तो वह है धौलावीरा। ओके, और कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि कहां पर, किस स्थान से भवनों में पत्थर चीने तरासे गए पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो वह है धौलावीरा। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जलाशय का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से जलाशय का साक्ष्य मिला है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिला है, और ब्लैक बोर्ड का जो साक्ष्य मिला है यह धौलावीरा साइट है। ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिला है और उस पर 10 लिपियों का अक्षर खुदा है,
जिसे एग्जाम में कभी कभी इंस्क्रिप्शन भी कर देता है, अभिलेख कहाँ से पाए गए हैं। तो जो ब्लैक बोर्ड है इसी को अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह दीवार पर बना है और दीवार किसका है? स्टोन का, पत्थर का बना हुआ। ओके, इसलिए इसे विद्वानों द्वारा इंस्क्रिप्शन अभिलेख भी कहा जाता है। क्लियर बातें? आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहाँ से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है, यानी खेल मैदान का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। अगला जो पॉइंट है, मिट्टी के बर्तन के भी यहाँ से साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, तरासे पत्थर के बने भवन मिले गए, यानी भवनों में तरासे गए पत्थर का प्रयोग किया गया ईंट के स्थान पर। और प्राकृतिक जलाशय यानी जलाशय का साक्ष्य मिला है, ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ पर जो टीले पाए गए हैं, 3 टीला पाया गया है, नगर टीला पूर्व में, मध्य में मध्य नगर और पश्चिम में दुर्ग टीला। ओके, अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, कुणाल साइट। जो कुणाल है या कुणाल साइट है, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। ओके, यानी चांदी के, सिल्वर के 2 मुकुट मिले हैं, क्राउन मिले हैं। इससे यह पता लगता है कि यहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ की बस्तियां थी, यानी सुनारों की बस्तियां यहाँ पर बसी हुई थी। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया। अगला जो साइट है दायमाबाद, दायमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल है और वर्तमान में हम लोग डिस्कस भी पूर्व में कर चुके हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अहमदनगर जिले में। ओके, तो यहाँ से तांबे की बैलगाड़ी मिली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद सारथी युक्त रथ का भी साक्ष्य मिला है, यानी सारथी युक्त रथ भी यहाँ से मिला है, बैलगाड़ी भी मिली है, लेकिन वह किस चीज की बनी है? तांबे की। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट जो साइट थे, स्थल थे, और वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोग डिस्कस किए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन अथवा संदव सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था को देख लेते हैं। यहाँ से भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो संदव सभ्यता का जो समाज था वह मातृ प्रधान था, यानी मातृ प्रधान समाज था, इंपॉर्टेंट, यानी मैट्रिआर्कल सोसाइटी था। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय समाज जो था मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं था, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज नहीं था, यानी जो घर का मुखिया होता था वह पुरुष नहीं होता था, अपितु कौन होता था? स्त्रियां होती थी, यानी महिलाएं होती थी। इसीलिए मैट्रिआर्कल सोसाइटी नाम दिया गया, यानी मातृ प्रधान समाज दिया गया। अगर ऐसा था तो हमारे इतिहास में, यानी इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में संदव सभ्यता का जो समाज था, सोसाइटी थी, वह पहला ऐसा समाज था जहां पर स्त्री प्रधान समाज का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। इससे तात्पर्य यह लगता है कि संदव सभ्यता में स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक शिक्षित और पढ़ी लिखी थी, या फिर बराबर भी कह सकते हैं पढ़ी लिखी थी। और यहाँ पर जिस समाज में स्त्रियां, यह भी कहा जाता है कि जिस समाज में स्त्रियां या फीमेल क्लास जितना एजुकेटेड होता है, यानी शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, वह समाज उतना ही विकसित होता है। तो इससे तात्पर्य यह है, या इससे मीनिंग यह निकलता है कि संदव सभ्यता का समाज इसीलिए विकसित था क्योंकि स्त्रियां भी समाज के विकास में पार्टिसिपेट करती थी या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही होंगी। क्यों? क्योंकि समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। तो यह इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला जो पॉइंट है, समाज वर्ग पर आधारित था, यानी समाज क्लास पर आधारित था। यानी वहां पर संदर्भ सभ्यता में हमें कास्टिज्म नहीं मिलता है, कास्ट का यानी जाति का स्वरूप हमें नहीं दिखाई पड़ता है, और जो वर्तमान में हमें जाति का स्वरूप दिखाई पड़ता है। ओके, वर्तमान हम लोग 21 सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी में आज भारत में भी जो कास्टिज्म हमें दिखाई पड़ रहा है, जाति व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, और यह कहीं न कहीं समाज के विकास में बाधक है। इसीलिए कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम क्लोज सिस्टम है, यानी एक समाज की बंद सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन संदर्भ सभ्यता वर्ग पर आधारित समाज था, इसलिए ओपन सोसाइटी थी, खुला समाज का स्वरूप था, विचार था, इसीलिए वह समाज अधिक विकसित हो गया था। ओके, अगला हम लोग रिलीजन यानी धर्म पर डिस्कस कर लेते हैं। धर्म में हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर संदर्भ सभ्यता में मानव पूजा होती थी। ओके,
यानी मानव पूजा में जो पुरुष देवता यानी गॉड एंड गॉडेस आप कह सकते हैं, गॉड वर्शिप एंड गॉडेस गॉडेस वर्शिप। तो पुरुष देवता की पूजा, पुरुष देवता में मानव पूजा में पुरुष देवता और स्त्री देवी की पूजा होता था। ओके, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पुरुष देवता में पाशुपति शिव का के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पाशुपत शिव यानी लॉर्ड शिवा के पूजा करने की जानकारी मिलती है, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो मदर गॉडेस है यानी वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस यानी मातृ देवी यानी स्त्री देवी के रूप में पूजा की जाती थी, मातृ देवी की इंपॉर्टेंट है। और मातृ देवी की मूर्तियां संदव सभ्यता में सबसे अधिक पाई गई है। ओके, अगला पॉइंट है वृक्ष पूजा। संदव सभ्यता में ट्री वर्शिप भी होता था, वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट है और वृक्ष पूजा में केले की पूजा यानी बनाना ट्री, इसके बाद पीपल ट्री यानी पीपल के वृक्ष की पूजा, इसके बाद केले की पूजा। आज भी यह इन ट्री यानी वृक्षों की पूजा का प्रचलन समाज में देखने को मिलता है। इसके बाद नाग पूजा, नाग पूजा से तात्पर्य है स्नेक वर्शिप, और आज भी हिंदू धर्म में नाग पूजा स्नेक वर्शिप का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। और इसी पर एक त्योहार फेस्टिवल आता है नाग पंचमी, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष। ओके, तो संदव सभ्यता में भी नाग पूजा था। जल पूजा वाटर वर्शिप संदव सभ्यता में भी था, वर्तमान में भी दिखाई पड़ता है। और जल पूजा का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से दिखाई पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगला जो साइट है अग्नि पूजा यानी फायर वर्शिप। फायर वर्शिप का भी प्रमाण हमें मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी हड़प्पन सभ्यता में अग्नि पूजा। और फिर हम लोग देखते हैं कि अग्नि पूजा का विस्तृत उल्लेख हमें कालीबंगा से मिलता है, जहां पर हमें अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला। ओके, इसके अलावा एनिमल वर्शिप यानी पशु पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। और पशु पूजा में दो तरह के पशु, एक सामान्य पशु, सामान्य पशु से तात्पर्य है पाशुपत शिव यानी भगवान शिव के नंदी बैल देख लीजिए। तो एक ऑक्स यानी सामान्य जनरल जो एनिमल है उनकी पूजा यानी टाइगर, लायन इत्यादि की पूजा आज भी किया जाता है। दुर्गा देवी इत्यादि के जो देवियां हैं यानी गॉडेस हैं, उनके जो आप कह लीजिए कि प्रमुख पशुओं के रूप में पूजा इनके करने का प्रमाण मिलता है। भगवान शिव की सवारी, नंदी की पूजा यानी बैल की पूजा, इसी तरह दुर्गा देवी की सवारी जो शेर की है आज भी मिलता है, टाइगर बाघ का। तो उस समय भी था, या इसे सामान्य पशु कहते हैं। तो वर्तमान में भी सामान्य पशु का उल्लेख मिलता है। और पशुओं में दो तरह के पशु, सामान्य पशु और संश्लिष्ट। संश्लिष्ट से तात्पर्य है विशिष्ट पशु या विशेष पशु। विशेष पशु से तात्पर्य है कि मोहनजोदड़ो से मतलब संदव सभ्यता से कुछ ऐसे मुहर पर या फिर खिलौने कुछ ऐसे मिले हैं कि उसका बॉडी यानी धड़ अलग पशु का, और उसका जो सिर कह लीजिए वह अलग पशु का। यानी एक भैंसे का जो स्ट्रक्चर मिला है, बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें सिर बकरे का लगा है। तो कुछ इस तरह के, तो यह सामान्य पशु के अंतर्गत नहीं आ पाते हैं, अपितु संश्लिष्ट पशु के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के पशुओं की पूजा, सामान्य पशु और संश्लिष्ट पशु। तो यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे संदव सभ्यता के, जो आपके एग्जाम में टू दी पॉइंट पूछे जाते हैं, हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोग एग्जाम के बाद इन टॉपिकों पर डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके।